नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित एग्जाम आइडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने वाले हैं, वन बाय वन करके आपको देखते रहना है। जिन्होंने पेड ले रखा है उन तक नोट्स पहुंचेंगे, बिल्कुल वेल रिटन ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन उससे फंसेगा। और जिन्होंने नहीं ले रखा है वो आराम से देखते हुए एंजॉय करें और एक एक नोट्स को बनाते रहें। मैं नोट्स को आपको लिखने का समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लें और साथ में बने रहिए एग्जाम आइडिया क्लासेस के साथ, और आपको सारी सीरीज के नोट्स इस तरह मिलते रहेंगे। आपको पता है कि जितनी भी अधिगम के सिद्धांत हैं उन अधिगम के सिद्धांत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है, अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत से लगभग 5 से 8 क्वेश्चंस सीटेट, यूपीटेट और जिस भी स्टेट का टेट आप दे रहे हो उस स्टेट के टेट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम अधिगम के सिद्धांत में जितने सिद्धांत दिए गए हैं वहां लेंगे और हम लोग बात करेंगे आज जीन पियाजे के बारे में। उसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीन पाइजेट। जीन पाइजेट इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश में मिक्स नोट्स हैं, बढ़िया से समझ में आए, ताकि जो सीटेट वाली क्लासेस के लिए होगा प्योरली जिसको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश के लिए दूसरी सीरीज आएगी, सिर्फ डिक्टो इंग्लिश चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, ईवीएस है, जितनी अपनी लैंग्वेज में की जाए उतना ज्यादा बेटर है, उतने बढ़िया से समझ में चीजें आती हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे को। जीन पियाजे से हर साल सीटेट हो, यूपीटेट हो या कोई भी टेट हो, उससे 2 से 3 सवाल बनते ही हैं, पूरा निपटारा करते हैं चचा जान का। तो चचा को पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सामने। ये है आपके मुस्कुराते हुए जीन पियाजे, ये हमारे चचा जान, और इन चचा जान के बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं ताकि हमारी जितने भी क्वेश्चन है सारे सोल्व हो चुके। चलिए भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। क्वेश्चंस को बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में कि जीन पियाजे ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। इनके सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी हम लोग बोलते हैं चचा जान की थ्योरी को। क्या है जीन पियाजे, पढ़ते हैं। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, मेरे साथ साथ बने रहना है और समझते रहना है। और आप अगर वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो आप इसको ओपन करके वॉइस के साथ सुनो तो आपको ऐसी रट जाएगा, सारी चीजें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड के हैं साहब। इन्होंने बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन किया, आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे बढ़िया बात जीन पियाजे के बारे में वो ये है कि साहब जीन पियाजे ने अपने बच्चे, साहब इन्होंने अपने बच्चे, उन्होंने सोचा कि दूसरों के बच्चों पर प्रयोग करने से बढ़िया है भाई अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया जाए। तो अपने ही बच्चे, 3 बच्चे थे इनके, तो अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किए और प्रयोग करने पर उनके जो भी चीजें सिद्धांत आए उनको देखते हुए वो सारी इन्होंने प्रतिपादित किए। जिनके सिद्धांत जो है आस पड़ोस के बच्चे लिए थे और अपने बच्चे लिए थे। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, अलग अलग नाम से आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके नाम के बहुत सारे नाम हैं। इनके थ्योरी के क्या क्या नाम है? ज्ञानात्मक के नाम से आ सकता है, संज्ञान के नाम से आ सकता है, मानसिक विकास के नाम से आ सकता है, और सिद्धांतों की अवस्था का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत के नाम से आ सकता है, विकासात्मक के सिद्धांत के नाम से आ सकता है, या बौद्धिक सिद्धांत के नाम से आ सकता है। साहब इतने नाम हैं इसके जीन पियाजे के सिद्धांत के। क्या क्या बताया मैंने? ज्ञानात्मक, संज्ञान, मानसिक विकास, अवस्था का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और बौद्धिक का सिद्धांत। अब इनका क्या था, इनका स्टेटमेंट क्या था? यह स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा गया कि भैया ये सिद्धांत किसका है। इन्होंने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, छोटे साइंटिस्ट है, लिटिल साइंटिस्ट है, अपने आप में वो खोज करता है क्या है, तथा सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। एक्टिव नॉलेज जो है वो सामने आसपास को जो देख रहे हैं उसको एक्टिवेट, जो भी चीजें दिख रही है उसको अपने दिमाग में एक्टिवेट कर रहे हैं, तो एक्टिव नॉलेज को लेना चाह रहे हैं वो। तो बच्चे कैसे? नन्हे वैज्ञानिक हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, सेल्फ बनाते हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल्फ फॉर्मेशन करते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। किसके? अपने सिद्धांतों का। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कई रूप में। इंग्लिश भी जाननी जरूरी है क्योंकि कई बार हिंदी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा।
तो लिटिल साइंटिस्ट हैं और एक्टिव ज्ञान जो है, एक्टिव नॉलेज जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं संसार के बारे में और अपने खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं अपने जितने भी सिद्धांत हैं। जीन पियाजे का मानना था, क्या मानना था, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग बड़े से नॉलेज लेंगे। माना था कि जिस तरीके से बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि अब जो अपने मन में धारणा बनाते हैं बच्चे आसपास के ज्ञान से, वो किसने दिया था उस सिद्धांत के बारे में, इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो हमारे साथ बने रहना है बस आपको। तो वो बोल रहा है कि हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बच्चे जो हैं वो जैविक परिपक्वता यानी कि उनके दिमाग में जो आसपास की नॉलेज को देख रहे हैं, आसपास के इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो मैच्योरिटी को गहन करते रहते हैं। सामने जो भी चीजें घटित हो रही है अपनी घटनाओं को दिमाग में रखते हैं और उन घटनाओं को रखने पर उन वस्तुओं को उनके बारे में क्या बनाने लगते हैं, वो अपने माइंड में धारणा बनाने लगते हैं, कंसेप्ट बनाने लगते हैं। आप आई होप आपको बढ़िया से ये चीजें क्लियर हुई होगी। आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। और दूसरे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये कई बार आ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हम यूपी टेट की बात करते हैं, सी टेट में तो 1 से 2 स्टेटमेंट ही आपके याद करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा परिभाषाएं पूछी जाती हैं, यानी कि स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे के जितने भी स्टेटमेंट हैं इस ज्ञान को लेकर, इस अपनी थ्योरी को लेकर, वो सारे हमें याद करने हैं और देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं। देखिए ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, एक एक बार देखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ दोहराना पड़ेगा और साथ साथ हमें चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन्हें। कैसे देखेंगे, क्या बोला साहब, जीन पियाजे ने एक ही थ्योरी पर बेस्ड है, स्टेटमेंट अलग अलग तरीके के हैं, तो एक ही चीज को बेसिकली कंसेप्चुअलाइज करना है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बच्चा अपने वातावरण पर क्रिया करता है। जितना भी इन्वायरमेंट है, आपने देखा कि बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया तो आसपास की इन्वायरमेंट में आप देखा छोटा बच्चा, आपने दिमाग में इमेज रखनी है। जितना आप अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, जितना आसपास के बारे में सोचोगे, उतना ही अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। आपने बच्चे को छोड़ दिया तो आपने देखा बच्चे को अगर बगीचे में छोड़ दिया तो कभी वो फूल तोड़ेगा, कभी वो पत्ती तोड़ेगा, तो क्या कर रहा है, उसके आसपास का जो वातावरण है उन पर क्या कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है। कहीं वो दूर में लेटेगा, कहीं वो घूम रहा होगा, तो जितना भी आसपास का इन्वायरमेंट जो उसने देखा नहीं है उसके बारे में वो उसको तोड़ तोड़ के उसके बारे में क्रिया कर करके सीख रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, एक्टिव नॉलेज को ग्रहण करते हैं, एक्टिव नॉलेजर होते हैं। वो एक्टिव मतलब कि जो उनके दिमाग में वो जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया से जो ज्ञान बन रहा है, यहाँ से तोड़ने से ये चीजें होती हैं और इसको छूने से ये चीजें होंगी, तो क्या कर रहे हैं, एक्टिव ज्ञान को अपने अंदर दिमाग में एसिमुलेट कर रहे हैं, अपने दिमाग में उसके बारे में धारणाओं को बना रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चा समस्या समाधान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मानना था जीन पियाजे साहब का कि बच्चा जो है उसको आप प्रॉब्लम सोल्व, उसको खुद मत करवाओ, आप बच्चे को खुद छोड़ दो, अपने आप जो है वो अपने आप समस्या को प्रॉब्लम लेगा और उन प्रॉब्लम को समाधान करने की कोशिश करेगा। कैसे, हमारे यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि आपने देखा होगा बच्चे को मोबाइल दिखा दिया और खाना हम लोग खिला रहे हैं, सबसे ज्यादा हर घर में यही प्रॉब्लम्स है। और बच्चा जो है वो देख रहा है मोबाइल को और खाना खा रहा है और आप उसको हाथ से खाना खिलवा रहे हो, आप हाथ से खाना खिला रहे हो। इवन हमारे यहाँ 2 साल का बच्चा हो जाता है, 3 साल का बच्चा हो जाता है, 4 साल का बच्चा हो जाता है। बहुत बच्चे 4 साल के बच्चे भी अपना खाना खुद से नहीं खा पाते, मम्मियाँ उसको खाना खिलवा रही हैं, मम्मियाँ उसको खाना जबरदस्ती ठूस रही हैं। बच्चे को आपने आदत ही नहीं डाली, आपने उसको प्रॉब्लम ही नहीं दिया। अगर आप शुरू से यही आदत डालोगे, आपने सामने मिल्क रखा, एक बार आपने दिखाया और आपने एक बार पिला के बताया, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन हटाई तो बच्चा अपने आप, सामने प्रॉब्लम आई, उसे भूख लगी तो वो खुद से ही खाना पीना सीखेगा। आपने देखा होगा चाइना के बच्चे कितने एक्टिव होते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस को आप देखते रहते हो। तो ये जो सारे चीजें हैं वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम देख रहा है और प्रॉब्लम से क्या कर रहा है, उनका सॉल्यूशन कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, जीन पियाजे साहब का ही मानना ये था, बच्चे को समस्या दो, वो उसका समाधान खुद करेगा। नेक्स्ट है बच्चे का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणात्मक होता है। विकास बहुत सारी चीजों में होता है, गुणात्मक का मतलब क्वालिटी बेस्ड। विकास आप बोलोगे गुणात्मक ही होता है, विकास सबका नहीं, ऐसा नहीं है। विकास जो है वो मात्रात्मक होता है। जितना भी विकास आप देखोगे मात्रात्मक यानी मात्रा के साथ होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन जीन पियाजे साहब का मानना था, अगर पियाजे नहीं देगा, पूछेगा ज्ञान कैसा होता है, तो आप ज्ञान में फिर ऑप्शन टच जो करोगे,
ऑप्शन जो क्लिक करके आओगे वो करके आओगे मात्रात्मक होता है विकास, याद रखना मात्रात्मक। लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा विकास के बारे में, जीन पियाजे का नाम लेके अगर ऑप्शन में पूछा तो आप टच करोगे, आप ऑप्शन को लगाओगे गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब क्वालिटी बेस्ड होता है, क्वालिटी बेस्ड यानी कि क्वालिटीज क्वांटिटी से मतलब नहीं है, जितनी भी क्वालिटीज है यानी कि जो अच्छे ज्ञान की चीजें हैं वो सारी सीख रहा है बच्चा और अपने दिमाग में उसको फिट बैठा रहा है। तो ज्ञान कैसा होता है, गुणात्मक होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट और क्या कहता है आपके साहब, आपके क्या कहते हैं, देखो क्या कहता है जीन पियाजे, बौद्धिक विकास जो है वो खोज पर आधारित है। खोज मतलब कि आपने अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल देते हो कि यार शर्मा जी का लड़का देखो, अपने बच्चों को एग्जाम्पल देते हो शर्मा जी का लड़का देखो, वो देखो इतना नंबर लेके आया, शर्मा जी का लड़का देखो क्रिकेट में इतना बढ़िया है, और त्रिपाठी जी का लड़का देखो, आप शर्मा जी का लड़का को कंपैरिजन करोगे, त्रिपाठी जी के लड़के को कंपैरिजन करोगे, चौधरी के लड़के को कंपैरिजन करोगे, तो अपने बच्चे को एग्जैक्ट एग्जाम्पल दोगे। बच्चा किसी की नकल करके, किसी की बात सुन के इतना बौद्धिक परिपक्वता जो है अपने अंदर एसिमुलेट नहीं करता। बच्चा कब करेगा, जब उसे खुद से ही रियलाइज होगा, यानी खुद से खोज करे, उसके अंदर खुद में जब तक ये भावना नहीं आएगी हाँ मुझे ये चीजें करनी है, मुझे ये चीजें सीखनी है, तो वो क्या बोल रहा है जीन पियाजे साहब भी ये मानना है कि बौद्धिक जो विकास है, यानी कि जो उसको विकास है वो किस पर डिपेंड करता है, खोज पर डिपेंड करता है। जब तक वो रिसर्च नहीं करेगा, खुद से आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं ढूंढेगा, तब तक उसका विकास नहीं होगा। और क्या कहना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि 6 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें कॉग्निटिव मैच्योरेशन यानी कि संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। 6 से 7 साल के बच्चों में जो संज्ञानात्मक का परिपक्वता है वो नहीं आती है 6 से 7 साल के बच्चों में। तो आपको आई होप आपको ये समझ में बढ़िया से आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमने ये वाला पढ़ा, अब इसके आगे विचारों को बढ़िया से और समझते हैं। देखिए एक एक विचार को बहुत अच्छे से डिकोड करके आपके सामने रखा जा रहा है, और इनसे क्योंकि एक यूपी टेट में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है इसलिए इन पर इतना फोकस किया जा रहा है। इससे बाहर नहीं आएगा, आप कहीं भी पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी आपको सिर्फ लिखते जाना और समझना है, इससे बाहर जितना कंटेंट ज्यादा बहुत बेहतरीन कंटेंट है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि बच्चे अहम केंद्रित वार्ता करते हैं। अहम केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित का मतलब क्या है, अहम केंद्रित का मतलब है स्वयं से बात करना, स्वयं से बात करना, स्वयं से बात करना। आप देखते भी होंगे स्वयं से बात करना क्या कहलाता है, आपका अहम केंद्रित वार्ता कहलाता है। ये जीन पियाजे साहब बोलते हैं कि बच्चा जो है अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित का मतलब आपने देखा भी होगा, कभी कभी बच्चे को जब आपने बताया तो वो खुद से ही बात करता है। क्यों बात कर रहा है वो खुद से, ऐसी बात को क्या बोलते हैं, स्वयं से बात करना को क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित। इंग्लिश में बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच मतलब कि बात करना ईगोसेंट्रिक। क्यों बात कर रहा है, अपने काम को दिशा देने के लिए, यानी कि जो उसे काम करना है, जो उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं, उसके बारे में जो वो आगे बढ़ाना चाह रहा है, जिसके बारे में वो काम कर रहा है, जो भी वो खेल रहा है, गा रहा है, जो भी चीजें वो कर रहा है, उसको आगे दिशा देने के लिए कि हाँ आगे इस डायरेक्शन में जाना है, इस दिशा में देने के लिए मेरे वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनना है और वर्ड्स पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं। कि दिशा देने के लिए बच्चा ऐसी बातें करता है, अपने आप से बातें करता है, तो बच्चा कैसा होता है, अहम केंद्रित वार्ता करता है, यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच करता है। नेक्स्ट है बच्चों में विचार पहले आता है। ये जी बहुत बड़ा सवाल है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक है जीन पियाजे का स्टेटमेंट ये, और ऐसा ही एक स्टेटमेंट है लेव वाइगोत्स्की का। तो लेव वाइगोत्स्की साहब भी ये सेम स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं। उसमें अंतर क्या है दोनों में, और दोनों में से एक ना एक स्टेटमेंट हर साल रिपीट हो जाता है। ये जो जीन पियाजे साहब हैं वो फोकस करते हैं, जीन पियाजे साहब किस पर फोकस करते हैं, जीन पियाजे साहब फोकस करते हैं विचार पर। तो अगर किसी स्टेटमेंट में विचार पर फोकस किया गया है, विचार को प्रधानता दी गई है, विचार को स्पेशल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि वो कह रहे हैं, उनका मानना है कि विचार पहले आता है भैया, भाषा का विकास जो है वो बाद में होता है। विचार को यानी कि किसी बच्चे के दिमाग में पहले विचार आएंगे, उन विचारों को प्रस्तुत करने के लिए वो भाषा का इस्तेमाल करेगा। लेकिन लेव वाइगोत्स्की साहब ऐसा नहीं बोलते, वो ये मानते हैं कि सबसे पहले भाषा डेवलप होती है, फिर उसके बाद में विचार आता है। तो वो लेव वाइगोत्स्की का है, लेकिन जीन पियाजे का क्या है कि विचार पहले आता है। तो ध्यान रखना है, बहुत बदल तोड़ मोड़ के ऐसे स्टेटमेंट देता रहेगा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर विचार पर
यानी कि थॉट पर, विचार पर ज्यादा फोकस रखा गया है किसी स्टेटमेंट में, तो वो है जीन पियाजे साहब। लेकिन अगर भाषा पर ज्यादा फोकस किया गया है कि भाषा को प्रधानता दिखाई गई है उस स्टेटमेंट में, तब वो आएगा लेव वाइगोस्की साहब का स्टेटमेंट है। इन दोनों में से एक ना एक स्टेटमेंट हर साल फंसता है, नोट करेंगे इसको। तो ये सारे हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, जितने भी स्टेटमेंट्स थे। कुछ और भी स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हम लोग इसकी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने जो थ्योरीज दी थी, जो प्रोसेस इन्होंने दिया था, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और एक एक चीजों को पढ़ते हैं बढ़िया से। बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने इनके सारे विचारों को पढ़ा और विचारों को हमने देखा। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, इनकी क्या अवधारणा है, यानी कि कंसेप्ट क्या है, किसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पहली चीज जो आती है, इन्होंने वो बोला कि भैया है आपका अनुकूलन। पहली चीज जो हमें पढ़नी है, अनुकूलन का मतलब है एडेप्टेशन। अब अनुकूलन क्या है, एडेप्टेशन क्या है? आपने देखा होगा एडेप्टेशन क्या है। जो हम लोग बात करें कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना, क्या कहलाता है? आपका अनुकूलन कहलाता है। अब आपने देखा होगा जहां बर्फ पड़ती है वहां के जीव जो पाए जाते हैं वो अलग होते हैं। जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां के जीव और वनस्पति अलग होती हैं, वहां प्लांट्स अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से ढाल लिया है। जैसे कि कटीले व आपके ये आपकी जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स कहां पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, अनुकूल कर लिया है। तो वातावरण के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाता है। क्या बैठाता है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे देखना आपको, ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आपको देखते रहना, वैसे आपको नोट करते रहना है। तालमेल बैठाता है। और क्या कह रहा है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन है। ये किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा है? आपके जीन पियाजे साहब ने कहा है। अब अनुकूलन की दो अवस्थाएं हैं। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, यानी कि एडेप्टेशन जो हो रहा है, यानी कि जो अनुकूलन हो रहा है, यानी कि वातावरण के अकॉर्डिंगली आप जो अपने आप को ढाल रहे हो, वो दो तरीकों से होता है। उन्होंने बोला एक तरीका और है, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग दो तरीके के बारे में बात करते हैं। पहला तरीका है क्या करना? पहला तरीका है समायोजन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे देखना है। नेक्स्ट है आत्मसात करना। आत्मसात का मतलब है, आत्मसातीकरण का मतलब है एसिमिलेशन करना। तो अब ये दो प्रोसेस हैं। कौन कौन से बताएं? एक तो बताया आपको समायोजन करके आप अपने आप को ढाल सकते हो, दूसरा आत्मसात करके। अब ये कैसे हम लोग करेंगे ये हमें समझना है। तो क्या बोल रहा है वो? आत्मसात। देखो आप, आत्मसात करके यानी कि एसिमुलेट करके आप अपने आप को कैसे ढाल सकते हो। तो अनुकूलन कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो अपने पूर्व ज्ञान में, पूर्व यानी कि जो पहले की नॉलेज है, पूर्व ज्ञान में ऐड करो नए ज्ञान। क्यों नए ज्ञान को? जैसे कि आपने पहले कुछ पढ़ रखा होगा, पहले थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपको, जो भी पढ़ते हुए होंगे, और मेरा जो वीडियो देख के आप एक नया ज्ञान निर्माण कर रहे हो अपने दिमाग में, तो आप क्या कर रहे हो? कुछ ऐड कर रहे हो अपने पुराने वाले ज्ञान में। तो आप क्या कर रहे हो? वहां पर आप क्या कर रहे हो? एडेप्टेशन कर रहे हो। कैसे एडेप्टेशन कर रहे हो? आत्मसात करके, आत्मसातीकरण या एसिमुलेट करके। तो इसके थ्रू आप करते हो तो क्या हो जाएगा? अनुकूलन। अनुकूलन करने का दूसरा तरीका क्या है? समायोजन। समायोजन करना। समायोजन का मतलब क्या है? समायोजन का मतलब है साहब आप पूर्व ज्ञान को ठीक कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो। अपने जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान का मतलब स्कीमा। क्या बोलते हैं इसको? स्कीमा। ये वर्ड याद रखना, कई बार इसी वर्ड से आया हुआ है। स्कीमा में क्या कर रहे हो आप? परिवर्तन कर रहे हो आप। परिवर्तन यानी कि चेंज कर रहे हो। यानी कि आपने जो पुराना ज्ञान लिया हुआ था, हो सकता है कि वो अधूरा ज्ञान हो, या फिर आपने कुछ गलत चीजें पढ़ ली हो, तो आप मेरी वीडियो को देख के आप क्या कर रहे हो? उस ज्ञान में परिवर्तन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ज्ञान है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हो आप देख रहे हो कि हाँ ये हमने चीजें नहीं पढ़ी थी, तो इस चीजों में ये जो गलत चीजें पढ़ ली थी उस गलत चीजों को आप सही कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर परिवर्तन कर रहे हो। यानी कि जो आपके पास स्कीमा है, पहले से याद है, पहले से रिमेंबरिंग थिंग है, जो पहले से आपके पास पढ़ा हुआ है आपके दिमाग में, वो यानी कि वो क्या है? स्कीमा है, पूर्व ज्ञान जो है
उस स्कीमा में आप क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, समायोजन कर रहे हो। तो आपने अनुकूलन के दो तरीके भी सीख लिए। कौन सा तरीका सीख लिया, एक तो आत्मसात करना और एक समायोजन। ये फटाफट से नोट कर लेंगे, मुझे जरा रब करना है इसको, ये नीचे वाला और समझाने के लिए मैं इंटरप्ट कर देता हूं इसको। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे आगे की तरफ बढ़ाना है और आगे वाले चीजों को मुझे समझाना है, तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा। तो आपने अभी तक दो चीजों के बारे में बढ़िया से जाना कि आप अडॉप्टेशन जो है, आप अनुकूलन जो है दो तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। एक आप कर सकते हो समायोजन, एक कर सकते हो आत्मसात। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, समावेशन। शामिल है, ये गलत टाइप हो गया है तो गलत टाइप लिख दिया था, समावेशन। समावेशन क्या है साहब, ये समावेशन, समायोजन अलग है, याद रखना, और समावेशन अलग है। समावेशन क्या है, इससे भी अनुकूलन होता है। समायोजन समावेशन लगभग एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि जो समावेशन है साहब आपका, समावेशन क्या होगा, जब आप संज्ञानात्मक मैंने पहले से लिख दिया था जो स्टेटमेंट थे, ताकि टाइम ना लगे, क्योंकि लिखने में समय लगता है, ताकि आपको ज्यादा कंटेंट मिल पाए। संज्ञानात्मक जो हम लोग बात करें, संज्ञानात्मक ज्ञान है। संज्ञानात्मक ज्ञान में संशोधन आप अगर कर रहे हो संज्ञानात्मक ज्ञान में, तो वो कहलाता, आप बोलोगे तो सेम ही बात है। संज्ञानात्मक ज्ञान है क्या, संज्ञानात्मक ज्ञान क्या है, अभी हमने बात करी। आपके जितने भी विचार हैं, थॉट है, सोचना, जो हमने बात करके आए, सोचना, निर्णय लेने की कैपेसिटी, क्या आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, तुरंत आपने कोई निर्णय लिया क्या करना चाहिए, तो वो क्या है आपकी कैसी सोच है, वो कॉग्निटिव ज्ञान है, यानी कॉग्निटिव थॉट है। तो वो कॉग्निटिव नॉलेज है कि हाँ ऐसा आए तो आपको क्या करना है, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है। तो इन सब में संशोधन, आप बोलोगे तो सेम ही हो गया। जैसे आप बात करें समायोजन की, समायोजन पूर्व ज्ञान में, स्कीमा में चेंज है, लेकिन ये संज्ञानात्मक ज्ञान में संशोधन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली याद रखना, कई बार पूछा गया है कि समायोजन क्या है जीन पियाजे के अनुसार और समावेशन क्या है। तो समायोजन जो है वो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन है, लेकिन समावेशन जो है वो संज्ञानात्मक ज्ञान में संशोधन है। संज्ञानात्मक ज्ञान को नोट करेंगे, इसको भी हम लोग फटाफट से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास तीनों जो अवस्थाएं हैं, समावेशन, समायोजन और आत्मसात, जो करण हमने बताया, उसमें किस तरह से चीजें चेंज करनी है। और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से, और थोड़ा डीप में जाते हैं, थोड़ा और चीज समझ में आए। पूरे प्रॉपर नोट्स हैं, जो नॉन पेड लिया हुआ है, पूरे नोट्स उनके पास ऐसे ही पूरे बने हुए पहुंचेंगे। तो जीन पियाजे का बेसिकली आत्मसात करने के लिए, यानी कि जो संज्ञात्मक विकास था, वो 4 चरणों में उन्होंने बताया, 4 चरण दिए। एक समायोजन, आत्मसातीकरण, स्कीमा और संतुलन, ये 4 प्रक्रियाओं का प्रयोग उन्होंने किया था, जिनमें से हम लोग कुछ चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। समायोजन के बारे में बता चुका हूं, आत्मसातीकरण के बारे में बता चुका हूं, कुछ स्कीमा के बारे में, और संतुलन अभी रह गया है। तो हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ये स्टेटमेंट को जरूर याद रखना, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया पर्यावरण के साथ होने वाली अंत्य क्रियाओं का मूल आधार है। यानी कि जो भी इन्वायरमेंट में होगा, एडप्टेशन होगा, वो 2 ही बेसिकली बेस हैं कि किसी का भी अनुकूलन होने का। एक तो समायोजन और आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण नए ज्ञान को ऐड करना, समायोजन पुराने ज्ञान में कुछ चीजों को ऐड करवाना, यानी कि चेंज करना, स्कीमा में चेंज करना, परिवर्तन करना। और समझते हैं बढ़िया से। आत्मसातीकरण मैंने आपको बताया। अब आप आत्मसातीकरण का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी का फादर, किसी के टीचर, या फिर आपके स्कूल के बाहर कोई एक गाय घूम रही है, तो बच्चों को आपने बताया कि देखो ये जानवर है, नया आप चीजें ज्ञान दे रहे हो आत्मसातीकरण में। तो जो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये आत्मसातीकरण के बारे में, तो जो ध्यान रखना जरा। तो आपने कहा कि देखो ये जो है ना, गाय है। अब बच्चे ने अपने ज्ञान में जोड़ लिया, पूरा जोड़ लिया। अब उन्होंने कहा, जोड़ने के बाद ज्ञान में उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि उन्होंने धारणा डाली बच्चे ने कि हर 4 पैर वाला जीव जो है वो तुम्हारा गाय होता है। अब वो भैंस को देख रहा है, और भैंस को देख रहा है, और भैंस को देख के भी वो क्या बोल रहा है कि देखो जी ये गाय है, लेकिन असल में गाय नहीं है। तो उसने जो ज्ञान ये करा, आप इसको परिवर्तन अगर आप कर रहे हो, स्कीमा में उसके चेंज कर रहे हो, तो स्कीमा में चेंज जो कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, समायोजन। और नया ज्ञान जो आपने ऐड किया, नया ज्ञान जो ऐड कर रहे हो, वो कहलाएगा आपका आत्मसातीकरण। ऐसे ही
समायोजन के बारे में जो मैंने बताया आपको वही सेम है। आप ये स्टेटमेंट को याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट थोड़ा जो है वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या कि एक नया स्कीमा बनाना और किसी मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं में समायोजन संशोधन करके सोचने और करने की विधियों को समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट, ये आपका एग्जाम्पल है उसका, जैसे मैंने अभी बताया, भी एक एग्जाम्पल दिया। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि चेन्नई में सपोज एक छात्र का ग्रुप है और आप ऋतु पढ़ाना चाहते हैं, आप मौसम के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो चेन्नई की में आपकी सर्दियां होती नहीं है, तो आप बता रहे हो कि हाँ भाई शरद ऋतु जो है वो ऐसी होती है जिसमें ठंड पड़ती है और हर समय छात्रों को जो है आपको ये स्वेटर वगैरह पहनना पड़ता है। तो छात्रों ने दिमाग में चीज़ें बैठा ली कि मौसम यानी कि ऐसा भी होता है कि जहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो आपने एक ज्ञान नया ऐड किया, एक नया ज्ञान ऐड किया, तो ये क्या हो गया? आत्मसातीकरण। और सर्दियों में हमेशा हर जगह ऐसा होता है कि उन्होंने एक गलत स्कीमा बैठा लिया दिमाग में कि हाँ कि ऐसी एक मौसम होता है भारत में, किसी एक प्रदेश में, किसी एक जगह पर्टिकुलर, कि वहां पर ये जो है शरद ऋतु पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में कई जगह ऐसी जगह है जहां पर शरद ऋतु होती है। तो इसको ठीक करना ये क्या कहलाएगा? आपका समायोजन। क्या आप समायोजन कर रहे हो। और समावेशन जो संज्ञानात्मक में चेंज कर रहे हो वो कहलाएगा समावेशन। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तीन चीजें हैं जो आपको बढ़िया समझनी है इसके अंदर। समझते हैं, देखो हम इस विकास के सिद्धांत में बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? स्कीमा का। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा क्या होता है आप देख सकते हो, पूरे प्रॉपर बने हुए नोट्स हैं और आप इसको कर सकते हो सिंपल एक लाइन में। अगर हम लोग स्कीमा को समझे कि स्कीमा क्या होता है तो हम लोग बात करेंगे स्कीमा है स्टोरेज करने की कैपेसिटी। जहां स्टोरेज आप करते हो, स्टोरेज कहां करते हैं भैया? हम स्टोरेज कहां करते हैं? अपने घर के सामान को कहां करते हैं हम लोग? जितनी भी दाल है, सब्जियां हैं, कहां स्टोरेज करते हैं? फ्रिज में। तो फ्रिज क्या हो गया? आपका स्टोरेज करने की जगह हो गई। जो सड़ने से बचाने के लिए सामान को हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं उसके अंदर। हम अपना स्टोरेज कहां करते हैं? अपने दिमाग में। तो हमारा दिमाग जो है, जो जहां पे स्टोरेज कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। दूसरा वर्ड जो है स्कीमा, समझ में आ गया? सिंपल समझना है, साधारण तरीके से। दूसरा जो वर्ड है वो है, बार बार यूज कर रहे हैं, संज्ञानात्मक। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? संज्ञानात्मक संरचना। क्या संज्ञानात्मक वर्ड को यूज कर रहे हैं? संज्ञानात्मक वर्ड क्या है? संज्ञानात्मक है सोचना, समझना, याद करना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी संज्ञानात्मक कहलाती हैं। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा है जहां हम लोग इन मेमोरीज को रखते हैं, वो क्या है? हमारा स्कीमा। यानी कि आपने कोई पुरानी मेमोरी आपको बचपन की याद होगी तो क्या है? आपके लिए स्कीमा है, आपने उसको स्टोरेज करके रखा हुआ है। दूसरा हम लोग यूज करते हैं संज्ञानात्मक, बढ़िया से याद हो गया होगा। और थर्ड है हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर स्कीम्स को हम लोग यूज करेंगे। स्कीम्स है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, किसी चीज को रिपीट करना, यानी कि बार बार किसी चीज को दोहराना को हम लोग बोलेंगे। तो तीन वर्ड्स को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रख के रखना है। आपको आई होप समझ में बढ़िया से आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग विकास के क्रम के कुछ जो यूज होने वाली है और जो हमने यूज की है उनकी थोड़ी थोड़ी थ्योरीज को हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं अब तक कि संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का है क्या, असल में किन किन नामों से जाना जाता है, क्या क्या नाम है उसके। अब जैसे जैसे विकास होता है, उसने विकास के बारे में बताया भाई, सोचना, कॉग्निटिव स्किल जो है, जो संज्ञान है, स्कीमा है, उसके अंदर अनुकूलन बैठाना आपका क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अब ये किन किन अवस्थाओं में होता है और किस तरह से जन्म से लेके बच्चों में किस तरीके से ये डेवलपमेंट जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बारे में बात करते हैं। और मेन क्वेश्चन जो है आपको दो क्वेश्चन देखने के लिए, जो कम से कम दो क्वेश्चन देखने के लिए इससे जरूर मिलेंगे। तो कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ अवस्थाएं हैं, और वो जो अवस्थाएं हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन अवस्थाओं के बारे में कि इनको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, 4 क्रम में बांटा गया है। और किस प्रकार है? पहला हम लोग पढ़ते हैं। पहली स्टेज का नाम है, पहली अवस्था है इंद्रिय जनित अवस्था। जो पहली स्टेज है वो है आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंसरी स्टेज।
सेंसरी स्टेज, जो सेंसेस है उनसे काम लेना। कैसा क्वेश्चन है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है, पहला क्वेश्चन ये याद रखना है। आप फिर बात करेंगे कि बच्चा जो है जन्म से लेके जो 2 वर्ष तक है, वो जो संज्ञानात्मक विकास है वो इंद्रिय जनित होता है, यानी कि इंद्रियों पर डिपेंड होता है। इंद्रियां कौन कौन सी? जैसे कि इंद्रियां कौन कौन सी लिखा हुआ है, हमने बात करी है। आंख का इस्तेमाल करता है बच्चा, कान का इस्तेमाल करता है, नाक का इस्तेमाल करता है, किसके लिए? सोचने के लिए। जैसे कि भूख लगती है जब बच्चे को, तो वो आसपास क्या करता है? मम्मी को देखता है या आसपास सामान को देखता है, जिससे मम्मी उसको दूध पिलाती है, नहीं है तो वो चिल्लाने की कोशिश करता है, उसको लेने की कोशिश करता है। वो सेंसेस किसका इस्तेमाल कर रहा है? सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी आए इंद्रियों से रिलेटेड, तो आपको इंद्रिय जनित गामक अवस्था पे निशान लगा के आना है, या सेंसरी स्टेज है जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। और कब हम लोग निशान लगाएंगे इसके लिए? हमें देखना है अगर इसमें आया, इसमें कौन कौन से वर्ड यूज हुए? अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। अगर ये कोई भी वर्ड आपको आता है कि भैया ये जो बच्चा है इनका इस्तेमाल कर रहा है, अनुकरण किससे संबंधित है, या स्मृति किससे संबंधित है, या मानसिक निरूपण किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना इंद्रिय जनित गामक अवस्था से संबंधित है बच्चे के, जो जीन पियाजे का है। जैसे आपने देखा भी होगा कि इस आयु में बच्चा जो है जब बौद्धिक विकास करने लगता है, तो इस आयु में जो बच्चा है आप बुद्धि का इस्तेमाल करता है कार्य करने के लिए। जैसे कि आपके पास चादर पर बैठा कोई शिशु है, चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने थोड़ी दूर रखा हुआ है खिलौना, तो उसको क्या करेगा? चादर को क्या करेगा? खींचने लगेगा। किसका इस्तेमाल कर रहा है? वो हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। किसका इस्तेमाल कर रहा है? वो सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। तो सेंसेस यानी कि अपनी जितनी भी इंद्रियों का इस्तेमाल वो कर रहा है, तो इंद्रियों से रिलेटेड जो भी अवस्थाएं हैं वो इंद्रिय जनित या सेंसर मोटर स्किल या सेंसरी स्टेज में आता है, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। आई बढ़िया से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो आपने ये वाली स्टेज को पढ़ लिया है, जो कि आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। नेक्स्ट अवस्था के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अवस्था जो है वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका संबंध कौन से वर्ष से है? 2 साल से लेके 7 वर्ष तक है। कौन कौन सी स्टेज? इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, यानी कि उसका विकास कैसा हो गया? उसका विकास हो गया वो संकेत को पहचानने लगता है। क्वेश्चन आता है कि संकेत में कौन सी अवस्था में पहचानता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में पहचानता है। प्रतीकात्मक विकास किस में होता है? प्रतीकात्मक विकास किस अवस्था में होता है? यानी कि प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा बच्चा जो है ड्राइंग दे दो आप उसको अपने आप ही चित्र बनाने लग जाएगा। वो जैसे वो 2 साल से ऊपर का बच्चा होता है तो वो पहचानने लगता है, प्रतीक को पहचानने लगता है आपको। और वो ड्राइंग अगर आप दे दोगे 3, 4, 5 साल के बच्चे को, तो वो बनाता है, उसको शब्दों को बनाता है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, चित्र को बनाता है। तो वो क्या कर रहा है? इस्तेमाल क्या कर रहा है? प्रतीकात्मक कर रहा है। प्रतीकात्मक का संबंध किस अवस्था से है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से है। चिन्ह का इस्तेमाल, संकेत का इस्तेमाल, प्रतीकात्मक का इस्तेमाल, चिन्हों का इस्तेमाल, चिन्हों का इस्तेमाल किस अवस्था में करता है बच्चा? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में करता है, याद रखना है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस दौरान भाषा का विकास, सबसे अच्छी भाषा का विकास कौन सी? भाषा का विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है पूछेगा, तो बताना है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन वर्ड से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे इन्हीं वर्ड से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे पूरे लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। मैं आपको लिख के देता हूं। भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं का विकास कौन सी में होता है? पूर्व सक्रियात्मक। और अनुभवों का संग्रह किसमें करता है? अनुभव अपने जो पुराने उसके अच्छे अनुभव है तो उसको याद रखने की कोशिश करता है, पुराने अनुभव है, बुरे अनुभव है अगर उसके, तो उसको हटाने की कोशिश करता है। तो अनुभवों का विकास किसमें होता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में आता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में आता है। दूसरा पूछा जाता है केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण का विकास सबसे ज्यादा किसमें होता है? केंद्रित हो जाता है बच्चा।
एक जगह जो है अपने केंद्र के ऊपर, अपनी वस्तु के ऊपर या जिस चीज से भी उसे ज्यादा प्रेम है उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन देने लगता है। इसलिए बच्चे का विकास कैसा हो जाता है, इस अवस्था में केंद्रीकरण हो जाता है, ज्यादा ध्यान देने लगता है और आपका जितना भी स्थायित्व का गुण सबसे ज्यादा इसके अंदर आता है। आई होप मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराई, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट अवस्था जो है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट अवस्था है आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट स्टेज, इस स्टेज का संबंध है बच्चे के 7 से 12 वर्ष तक। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा गया है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने लगता है, उनका विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन कर लेता है। हाँ, ये मेरे काम की है, ये मेरे काम की नहीं है, तो वो डिफरेंशिएशन करने लगता है और साथ साथ उनका वर्गीकरण भी करने लगता है। वर्गीकरण भी हो जाता है, उसका विकास करने की क्षमता आ जाती है, यानी कि विकेंद्रीकरण। वहां पर केंद्रीकरण था, यहां विकेंद्रीकरण का विकास होने लगता है। तो विकेंद्रीकरण का विकास किसमें होने लगता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होने लगता है। इनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध हो जाता है, यानी कि पूरा क्लासिफाई करने लगते हैं और तर्क संगत यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है, लॉजिक की तरह सोचने लगता है कि ऐसा होता है तो इसके पीछे क्या रीजन है। ऐसा नहीं है बच्चा, अब बच्चा 11 साल का हो चुका है तो बड़ा हो चुका है बच्चा 7 से 11 साल का। अब ऐसा नहीं है आपने बोला कि हाँ भैया वहां नहीं जाना, उस गली में भूत है, उस गली में नहीं जाना, उस गली में जाओगे तो वहां पर चोर मिलेगा, यहाँ पे ऐसे बच्चे उठा लेंगे। नहीं, बच्चा पूछेगा कौन उठाएगा, सवाल करेगा आपसे, आपने ये बोल दिया, वो बच्चा वही चीज मान नहीं लेगा, लॉजिकली थॉट पूछेगा कि ऐसा पृथ्वी घूम रही है तो बताओ क्यों घूम रही है। अगर आप लोग व्हीकल चल रहा है, कोई कार चल रही है, तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कहानी सुना दी, अब वो पूछेगा क्या कार चल रही है तो क्यों चल रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मशीन है। तो यानी कि कैसा सोचने लगता है, वो तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, ये याद रखना है, लंबाई, भार, अंक, जितने भी ये चीजें हैं आदि प्रत्ययों पर चिंतन भी करने लगता है, इसके बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट चिंतन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो 4 स्टेज बताई गई थी, हमने 3 स्टेज को बहुत बढ़िया से किया, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है औपचारिक अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कहलाती है फॉर्मल स्टेज। तो बच्चे की कौन सी 11 वर्ष से आगे की जितनी अवस्थाएं वो सारी क्या कहलाती है, आपकी औपचारिक। तो क्या होता है इसके अंदर इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति का विकास होता है, आपकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। और आप क्या मानने लगते हो, नियमों को मानने लगते हो, यानी कि नियम के अकॉर्डिंगली चलने लगते हो। आपने देखा होगा अगर आपको किसी वैसे बच्चे के लिए किसी एक का उदाहरण दिया जाए तो बच्चा उसी चीज के अंदर खो जाता है, अपने माइंड में उसी चीजों की कल्पना करने लगता है, तो उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसे आपको मैं बोलूं किसी इमेज के बारे में, आप गोवा के बारे में सोचो, आप किसी पहाड़ के बारे में सोचो, तो आप उसी का चित्र आपके दिमाग में आने लग जाएगा। तो ये कैसी स्टेज है, फॉर्मल स्टेज है। तो इस अवस्था में कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। नियमों पर चलना, आप नियमों को मानने लगते हो, नियमों को समझने लगते हो। आप कहीं जॉब कर रहे हो या बच्चा कहीं स्कूल में जाता है, इतने बजे जा रहा है, टाइमिंग है फिक्स है, तो उतने समय पर जाएगा, उसको समझ में आने लगता है कि हमें इतने घंटे की पढ़ाई चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मालूम है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, इसके लिए आप तैयारियां कर रहे हो, तो ये नियम है, पढ़ना पड़ेगा, तो ये नियम है, तो आप नियमों के अकॉर्डिंगली चलना स्टार्ट करते हो। और क्या है इस अवस्था में, ये अवस्था 11 से प्रौढ़ावस्था तक की आयु रहती है। इस अवस्था में मेनली क्या है, भाषा संबंधी तथा संप्रेषणशीलता, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छे से विकास होता है। कम्युनिकेट करने लगते हो आप, अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक सक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर की सक्रियात्मक यानी कि उच्च स्तर के हाई लेवल की थॉट्स का निर्माण कर सकते हो। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण भी कर सकते हैं। बालक में अच्छी तरीके से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब आप आराम से सोच सकते हो और यह भी देख सकते हो क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। तो हमने ये पूरा विकास की अवस्थाएं पढ़ी, जीन पियाजे को पढ़ा,
साथ साथ जीन पियाजे के कुछ इंपोर्टेंस और बहुत इंपोर्टेंस जो आए हुए आपके सीटेट और यूपी टेट में कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स के बारे में भी एक बार देखना जरूरी है। चलिए उन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर हम लोग बात करें कि हमने क्या सीखा जीन पियाजे के अनुसार कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, यानी कि अगर हम लोग शिक्षण कर रहे हैं, हम टीचर्स हैं या आप लोगों में से जो टीचर्स बनने वाले हैं, तो आपने इसको सीख के आप अप्लाई कैसे करोगे, क्या करोगे आप? तो बेसिकली हमें याद रखना है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक और मानसिक यानी कि जो बौद्धिक विकास है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई रुक नहीं सकती, लगातार उसका जो विकास है वो होता रहेगा। तो लगातार बच्चे के लिए प्रयास करते रहना चाहिए उसको सीखने के लिए। दूसरा, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किसके अनुसार है? याद रखना पियाजे के अनुसार है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान का मतलब क्रम जो है, क्रमबद्ध तरीका जो है यानी क्रमबद्ध है के अंतर्गत होता रहता है, यानी कि क्रम में होता रहता है। जैसे हमने अवस्थाएं पढ़ी अभी 4, तो उन अवस्थाओं के अकॉर्डिंगली उसका विकास जो है वो होता रहेगा। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का, उसकी कौन सी अवस्था है उसका निर्धारण करना चाहिए, तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। तो हम क्रमबद्ध तरीके से अगर उसको पढ़ा पाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। तो आई होप मैंने ये सारे चीजें आपको निकाल के रख दी और अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने एक बार वीडियो देखी है उसके बाद में क्वेश्चन जरूर होने चाहिए और आप जरा चेक करिए कि क्वेश्चन हमें कितने से मैच हो रहे हैं हमारे पास। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा उनसे क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आपने अगर ये टॉपिक पूरा पढ़ा है मुझसे तो आप जरा चेक करिए, एक एक ईयर के साथ दूंगा, पहले यूपी टेट का फिर हम लोग सी टेट का। तो पहले यूपी टेट के ऊपर देखेंगे, फिर बाकी के सी टेट के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और फिर जितने भी टेट है उनसे क्वेश्चन लेंगे जितने भी हमने पढ़ा है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। आपको मुझसे पहले जवाब देना है और चेक करना है आपने कितने सही ढंग से पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से, हमने बात करी पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? सबको मालूम है कौन से अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। यूपी टेट 2016 देखते रहेंगे क्वेश्चंस को। क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो कौन से योगदान के लिए जाने जाते हैं? कौन से में आया हुआ है? यूपी टेट 2013। कौन से विकास के लिए? ज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक ज्ञान के बारे में बात करी थी हमने, तो कौन से विकास के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के बारे में लिए जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो हमने बात करी थी 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं में पहली अवस्था थी संवेदी जो 0 से 2 साल थी, फिर उसके बाद थी पूर्व सक्रियात्मक जो कि 2 से 7 वर्ष थी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा ऑप्शन सही हो गया, 0 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पहली थी आपकी संवेदी, फिर बाद में थी दूसरी थी पूर्व सक्रियात्मक और तीसरी थी जो हमने बात करी थी मूर्त सक्रियात्मक जो हमने बात करी थी कॉन्क्रीट, और फोर्थ वाली थी औपचारिक। तो किसके बारे में बात करा? तीसरी वाली के लिए जो कि है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास राइट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी, पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसने की है? 4 अवस्थाएं किसने दी है? पियाजे ने दी है भैया। कौन सी ईयर में आया हुआ है? यूपी टेट 2013 आप देख सकते हो, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार करना सीख जाता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें परिकल्पना करना सीख जाता है? परिकल्पना करना सीख जाता है कौन सी अवस्था है? मैंने आपको बताया था। तो कौन सी अवस्था के बारे में सीख जाता है हमने बात करी थी? कौन सा था? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो हमने बात करी थी। कौन सी अवस्था थी? अमूर्त। मैंने आपको बताया था उसके बारे में, कल्पनाओं में वो परिकल्पना करना सही ढंग से सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण सीखता है? तो 4 अवस्थाओं में से हमने बात करी थी। पहली थी हमारे पास संवेदी, दूसरी थी पूर्व सक्रियात्मक। तो पूर्व सक्रियात्मक में बच्चा, पूर्व सक्रियात्मक जो कि होती है 2 से 7 साल,
और इसके अंदर बच्चा जो है स्थायित्व का गुण सीख जाता है। तो आपने बहुत बढ़िया से इसको देखा, बढ़िया से क्वेश्चंस किए। आई होप आपको बहुत बढ़िया ये क्लास लगी होगी। लाइक, शेयर और कमेंट चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस, सारे नोट्स जितने भी पेड वाले हैं, जितने भी पेड वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हैं, वो सब में पहुंचेंगे। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से इसको देखना है और याद करना है, और ऐसे ही पहुंचेगा जैसे लिखा हुआ है। सिर्फ 499 का है, जस्ट सीटेट और टेट दोनों के लिए, किसी भी टेट को हो, किसी भी सीटेट के लिए, दोनों के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल के लिए, ये सिर्फ 499 का ही बैच है, जो आपको पूरा पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको पूरा मिल जाएगा। तो आपको सिंपल कांटेक्ट करना है बस 8273372313 वाले नंबर पर, और आपको ये पूरा मिल जाएगा। और कमेंट कर सकते हो, आपको सारे नोट्स वहीं पर प्रोवाइडेड किए जाएंगे, कुछ भी नहीं करने की रिक्वायरमेंट है।